प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अरस्तू के शिक्षा संबंधी विचारों की चर्चा करेंगे। अरस्तू भी प्लेटो की भांति नागरिकों के चरित्र निर्माण के लिए शिक्षा को आवश्यक मानता है। अरस्तू के अनुसार शिक्षा सर्वोत्तम अथवा आदर्श राज्य के लिए अनिवार्य तत्व है। अरस्तू की शिक्षा का उद्देश्य नागरिकों को संविधान के अनुकूल बनाना है, ताकि राज्य और उसमें किसी प्रकार का विभेद न रह जाए और नागरिकों के मानसिक स्तर की भी उन्नति हो सके। अरस्तू के अनुसार शिक्षा व्यक्तिगत क्षेत्र में न होकर राज्य के क्षेत्र में होनी चाहिए, अर्थात राज्य के द्वारा ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अरस्तू के शिक्षा के 3 मूल सिद्धांत हैं। नंबर 1, राज्य के बिना निवासियों को इस प्रकार की शिक्षा से शिक्षित करना जिससे राज्य के निवासी स्वयं का एवं राज्य का विकास कर सकें, संभव नहीं है। वह सब नागरिकों के लिए एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था राज्य ही कर सकता है। अरस्तू के अनुसार शिक्षा राजनीति का एक अंग है, अतः इसका एक राजनीतिक उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति तभी हो सकती है जब शिक्षा राज्य के नागरिकों को चरित्रवान और नैतिक बनावे। नंबर 2 है ये। नंबर 3, शिक्षा नागरिकों को संविधान के अनुकूल बनाने का कार्य भी करती है। अरस्तू की शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार भी है। शिक्षा का परम उद्देश्य आत्मविकास है और अरस्तू के अनुसार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में मानव आत्मा के इस विकास के 3 सोपान बताए हैं, जो इस प्रकार हैं। प्राकृतिक गुणों का सोपान नंबर 1 है। अरस्तू का मत था कि नवजात शिशुओं की आनुवंशिक प्रवृत्तियों गतिविधियों को सर्वोत्तम राज्य के गुणों के अनुकूल मोड़ा जा सकता है। नंबर 2, स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सोपान, जो स्वाभाविक रूप से बच्चे में डेवलप होती हैं, उनको भी राज्य के अनुरूप शिक्षा के द्वारा मोड़ा जा सकता है। नंबर 3, बौद्धिक और आत्मिक निर्णय का सोपान, अर्थात बौद्धिक लेवल पर जब युवा अवस्था में आ जाता है, बालक स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में आ जाता है, तो बौद्धिक क्षमता उसकी जब विकसित हो जाती है तो आत्मा में वो और बौद्धिक दृष्टि से अवलोकन करके राज्य के संदर्भ में और राज्य के पक्ष में, राज्य के हित में वह निर्णय ले सकता है, कार्य कर सकता है। प्लेटो के आदर्श राज्य की शिक्षा का एक मूल उद्देश्य सद्गुण की प्राप्ति था, वहीं अरस्तू की शिक्षा का उद्देश्य लोगों को उत्तम नागरिक बनाना था, अर्थात ऐसे लोग जो संविधान के अनुरूप राज्य के अधीन कार्य कर सकें। अरस्तू की शिक्षा योजना की जो रूपरेखा थी, जन्म से लेकर 7 वर्ष तक शारीरिक रूप से गठन और अंगों का संचालन, और 8 से 14 तक वो बालक योग और शारीरिक शिक्षा के साथ साथ प्रथम सोपान की शिक्षा लेना, और अंतिम 15 से 21 वर्ष तक की शैक्षणिक या मानसिक और शारीरिक संगठन की शिक्षा लेना। इस प्रकार से 3 भागों में अरस्तू ने शिक्षा प्रणाली को बांटा, जो राज्य के अधीन रह करके कार्य करेगी। अरस्तू के शिक्षा सिद्धांत की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हैं। नंबर 1, शिक्षा के माध्यम से अरस्तू व्यक्ति को सुयोग्य शासक बनाने का प्रयास करता था, सुयोग्य नागरिक बनाने का प्रयास करता था। अरस्तू की शिक्षा में प्राकृतिक स्वाभाविक अनुकरण आदि प्रवृत्तियों का समावेश हुआ है। नंबर 3, अरस्तू के अनुसार शिक्षा का उपयोग व्यक्ति का चारित्रिक विकास करने के साथ साथ उसकी इच्छा जो विल है उसका शिक्षण करना है। इसलिए वह अपनी शिक्षा में संगीत और कला का विशेष ध्यान देता है, स्थान देता है। स्पष्ट है कि अरस्तू की शिक्षा पद्धति का राजनीतिक तथा नैतिक महत्व होने के साथ साथ कलात्मक महत्व भी है। नंबर 4, अरस्तू की शिक्षा योजना व्यवसायवाद से मुक्त है। नंबर 5, अरस्तू ने अपने शिक्षा क्रम में नैतिकता को राज्य की सुस्थिरता का महत्वपूर्ण अंग स्वीकार किया है। नंबर 6, अरस्तू ने शिक्षा का मध्यम मार्ग अपनाया है। वह व्यक्ति के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास को भी चाहता है। इस प्रकार से अरस्तू की शिक्षा प्रणाली की ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषता हैं। अरस्तू और प्लेटो की शिक्षा संबंधी विचारों में कुछ तुलना भी की जा सकती है। दोनों मानव आत्मा के प्रशिक्षण कुछ समानता हैं, जैसे दोनों मानव आत्मा के प्रशिक्षण में विश्वास करते हैं।
दोनों की शिक्षा योजना राज्य द्वारा नियंत्रित होती है। दोनों की शिक्षा के नैतिक ध्येय में विश्वास करते हैं। दोनों ने ही चरित्र और स्वेच्छा से प्रशिक्षण पर जोर दिया है और दोनों ने ही शिक्षा योजना को कार्यान्वित करने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सहारा लिया है। दोनों ने शिक्षा व्यवस्था का उपयोग राज्य के स्थिरता के लिए किया है। दोनों ने ही शिक्षा का एक निश्चित कार्यक्रम निर्धारित किया है और दोनों विचारकों ने ही स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था पद्धति से प्रभावित थे और दोनों ने ही शिक्षा के माध्यम से विवाह और संतति नियमन का प्रयास किया। ये समानताएं हैं, कुछ इनके साथ साथ कुछ असमानता भी हैं। अरस्तु की शिक्षा का अंत विवेक की श्रेष्ठता या सर्वोपरिता में होता है, जबकि प्लेटो की शिक्षा का अंत सद्गुण की प्राप्ति के रूप में होता है। नंबर 2, अरस्तु अपने शिक्षा पाठ्यक्रम में साहित्य की उपेक्षा करता है। प्लेटो साहित्य के अध्ययन पर बल देता है, केवल साहित्य के अश्लील अंगों पर प्रतिबंध लगाता है। नंबर 3, संगीत के स्वरूप में दोनों दार्शनिकों के विचार समान नहीं हैं। नंबर 5, शिक्षा के अंग में अरस्तु की शिक्षा व्यवस्था इतनी क्रमबद्ध नहीं है जितनी प्लेटो की दिखलाई पड़ती है। अरस्तु की शिक्षा का कार्यक्रम भी प्लेटो से भिन्न है। प्लेटो की शिक्षा योजना जहां वृद्धावस्था तक के लिए शिक्षा का कार्यक्रम प्रस्तुत करती है, वहीं अरस्तु की शिक्षा योजना 21 वर्ष की आयु तक के लिए शिक्षा का प्रबंध करती है। इस प्रकार से प्लेटो की शिक्षा योजना और अरस्तु की शिक्षा योजना में ये कुछ असमानताएं, कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। इस प्रकार दोनों ने ही राज्य के अधीन रहकर नागरिक को कार्य करना चाहिए। उधर प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है और इधर संविधान के तहत संविधान का अनुसरण करने के लिए नागरिक को प्रेरित करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था अरस्तु करता है। जय हिंद, जय भारत।